हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का आर्ट्स वाला यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने जब ओरिएंटेशन सेशन किया था तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी हम आर्ट्स वाला में सारे के सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स के यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी लेके आने वाले हैं। तो मंडे से हमारा ये बैच शुरू हो गया है। आपको टाइम टेबल भी पता चल गया होगा। मंडे को क्लास हो गई थी पहली इंग्लिश की, उसके बाद हिंदी की भी क्लास हुई है और अब अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास है आज। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे सम्यक बैच के लिए। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, सम्यक सीरीज फॉर क्लास 12th आर्ट्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आपने आर्ट्स लिया है ना तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स इस स्ट्रेस में रहते हैं कि भाई मैंने तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया है और पॉलिटिकल साइंस पता नहीं मुझे कोई पढ़ाएगा या नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो साइंस पे फोकस रहता है। ऐसा नहीं है, पहले ऐसा जरूर होता था बट अब अवेयरनेस लेवल काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। सबको पता है कि भाई आर्ट्स के सब्जेक्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज का आप चैप्टर यहां पे देख सकते हो, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण में जो चैलेंजेस सामने आए भारत के। ठीक है, तो हम ये चैप्टर शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा ना आपको एक ओवरव्यू दूंगा मैं कि भाई हमें पढ़ना क्या है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस में आपको मेजरली कवर दो चीजें करनी है। टोटल दो बुक्स हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। सो हम शुरुआत करेंगे पार्ट 2 से। पार्ट 2 का टाइटल है इंडिया में पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो 1947 के बाद भारत में जो चीजें हुई, आजादी तो हमें मिल गई। ठीक है, आजादी की लड़ाई में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमारा यहां पे टॉपिक नहीं है, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ोगे या आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, कि भाई किस तरीके से हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और फिर भारत बहुत मुश्किलों से, बहुत ही मतलब कठिन स्थितियों में, बहुत परेशानी से अल्टीमेटली भारत को आजादी मिली। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जितनी भी चीजें हैं वो सब हमें नहीं पढ़ना है। हमें यह पढ़ना है कि जब आजादी मिल गई, इंडिपेंडेंस हमें मिल गई, उसके बाद क्या। ऐसा तो था नहीं ना कि भाई आजादी मिल गई तो दुनिया खत्म, बस बस यही चाहिए था, इसके बाद और कुछ है ही नहीं दुनिया में, सिर्फ यही हमारा गोल था। ऐसा तो नहीं था। अल्टीमेटली आजादी के बाद गोल और थे। गोल सबसे पहला क्या था कि देश की जो जनता है, जो इतने सालों से अंग्रेजों के गुलाम थे, अब फाइनली उन्हें खुशी का मौका मिला है। ठीक है, फाइनली उन्हें ऐसी सरकार मिलेगी जो उनकी खुद के द्वारा सेलेक्ट की हुई होगी। उनके ऊपर कोई लंदन से बैठी हुई सरकार शासन नहीं करेगी। तो जनता बहुत सारी उम्मीदों के साथ नई सरकार को देख रही थी। जनता को बहुत उम्मीदें थी कि आने वाली सरकार हमारे लिए ऐसा करेगी, वैसा करेगी, ये करेगी, वो करेगी। जैसे एक बच्चा जिसको जिसके माँ बाप ने छोड़ दिया है और जो किसी ऐसे गार्जियन के पास रहता है जो उसे बहुत मारते हैं, फाइनली उसके माँ बाप वापिस आते हैं और कहते हैं कि हमें हमारा बच्चा वापिस चाहिए। तो अब वो बच्चा अपने माँ बाप से ये उम्मीद करता है ना कि भाई जिस तरीके से गार्जियन ने उसे ट्रीट किया था वैसे वो ना करें, वो उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करें, लाड से प्यार से उसको ट्रीट करें और उसके भविष्य के लिए बेहतर चीजें करें। तो बस वैसे ही भारत की जनता को भी उम्मीदें थी कि भाई जैसा अंग्रेजों ने किया था वैसा आने वाली सरकार हमारे साथ ना करे, हमें वो हमारे देश के नागरिकों की तरह ही ट्रीट करें कि भाई हम भी आपके ही लोग हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने तो हमें ऐसे ट्रीट किया ना कि तुम दूसरे लोग हो, तुम हमारे नहीं हो। तो ये सारी समस्याएं देश के सामने आई। उसके बाद अलग अलग सरकारें बनी, फिर इंदिरा गांधी की सरकार, देश में इमरजेंसी लगी और भी बहुत बहुत कुछ कुछ हुआ भारत में 1947 के बाद। तो आज जब हम इंडिया देखते हैं ना 2023 में, आज हम देखते हैं इतने सारे इंडिया में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। हमारा जो एक मैप है आज, वो मैप 1947 में वैसा नहीं था। ठीक है, पिछले 70 से 75 सालों में इंडिया का मैप चेंज हुआ है। इंडिया के राज्यों के नाम बदले हैं, काफी चीजें हुई हैं।
काफी नए नए राज्य बने हैं, ठीक है, इंडिया के मैप को रीड्रॉ एक तरीके से किया गया है। तो वो सारी चीजें आप देखोगे इस पार्ट 2 में। पार्ट 1 वाली जो बुक है उसका नाम है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें आप ये देखोगे कि भाई 47 के दौरान विश्व में क्या हो रहा था, उसके बाद विश्व में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ यहां पढ़ोगे, वर्ल्ड में क्या हुआ, भारत के बाहर भी तो दुनिया है ना, बहुत बड़ी दुनिया है, अमेरिका में क्या हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, अमेरिका और रशिया एक दूसरे के दुश्मन थे, तो वो सारी चीजें, फिर कोल्ड वॉर एंड हुआ, ठीक है, हमारे अगल बगल के देशों में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या चीजें हुई, ऑल दोज थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी किसमें, पार्ट 1 वाली कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की किताब में, ठीक है। क्योंकि आज पहला सेशन है तो थोड़ी सी ज्ञान की बातें तो आज करनी बिल्कुल बनती है। हाउ टू इफेक्टिवली यूटिलाइज माई सेशंस, कि भाई आपने मेरी क्लास तो देख ली, लेकिन उसको इफेक्टिवली अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज रीड एनसीईआरटी। जब मेरी क्लास देखने आओ, ठीक है, जब भी मेरी क्लास देखने आओ एनसीईआरटी पढ़ के आओ। तो चलो आज तो आपके लिए पहली क्लास है, जो अगली क्लास होगी ना आप मेक श्योर करना कि भाई आपने खुद से भी वो एक बार पढ़ लिया है, आपको समझ में आया हो ना आया हो दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपने अपने साइड से पढ़ लिया है। तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि मान लो आपको 10% भी समझ में आया हो खुद से पढ़ के, तो बाकी 90% मेरी क्लास से कवर हो जाएगा, और आपको ऐसा फील होगा कि हां यार ये मैंने पढ़ा तो था जो सर बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन हां थोड़ा थोड़ा माइंड में आ रहा है, तो उससे ना बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये हमेशा काम करता है, और मैंने अपनी ये आदत अपनी स्टूडेंट लाइफ से बनाई हुई है कि जब भी मुझे हमें तो पता होता था क्लास में कि कल से टीचर या सर, मतलब मैडम या सर ये वाली चैप्टर पढ़ाने वाली हैं या फिर पढ़ाने वाले हैं, तो मैं पहले से उसको पढ़ के आता था, समझ में आए या ना आए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि मैं पढ़ के। उस समय तो उतना इंटरनेट वगैरह भी नहीं था जब हम स्कूल में थे, तो खुद से समझने के चांसेस भी कम थे, ठीक है, बट आज तो सारी चीजें मौजूद हैं। रीड एनसीईआरटी हो गया। नाउ रीडिंग एनसीईआरटी, you are coming into the class, you are watching my session, after that revise, reading and then revise, कि भाई आपने सेशन देख लिया, हां सर ने आज इतना इतना पढ़ाया, ये टॉपिक पढ़ाया, समझ में सब आ गया, अब क्लास के बाद देखता हूं या फिर क्लास के बाद देखती हूं यार कि मुझे कितना याद है। जब आप रिवाइज करोगे ना, सो व्हाट हैपेंस इज आप बहुत कुछ नया सीखते हो कि अरे हां ऐसा भी था, ऐसा भी था। और दूसरी चीज आपको यह पता चलता है कि आपको किस चीज में अभी भी समस्या है, डाउट है। और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो आपके मन में हमेशा यह रहेगा हां मुझे सब आता है, और फिर एग्जाम में आएगा आप नहीं कर पाओगे, तब आपको रियलाइज होगा अरे यार ये टॉपिक मुझे नहीं आता था। तो इट्स बेटर कि एग्जाम में रियलाइज करने की बजाय यही रियलाइज कर लो, और वो रिवाइज से होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद तीसरी चीज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी एग्जाम में मार्क्स आने के चांसेस, ज्यादा अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, आपका एक माइंड जो है ना वो ब्रॉड होता है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ थ्योरी पढ़ते चले जाते हो, चाहे आपको सब समझ में आ गया हो, आपका वो माइंड उस तरीके से खुल नहीं पाता, क्योंकि आप वही पढ़ रहे हो जो थ्योरी में है और जो मैंने पढ़ाया। लेकिन क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं ना
क्वेश्चन किसी और ने बनाए हैं, वो अपने तरीके से घुमा फिरा के नया कुछ पूछेगा, टॉपिक यही रहेंगे लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, आपसे वो कुछ नए तरीके से कुछ पूछेगा, तो आपके दिमाग को वो खोलेगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो क्रिएटिव करने की कोशिश करेगा। अब मान लो कोई चीज आपको समझ में आ गई और मैंने आपको बोला कि भाई राइट अ 2 मार्क आंसर, 2 नंबर का आंसर उसके लिए लिखो, तो 2 नंबर के आंसर लिखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको 3 लाइन 4 लाइन में शॉर्ट कर दूं। या फिर अगर आपसे कोई बोले कि भाई इसके लिए आप 5 नंबर का आंसर लिखो, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, लेकिन ये एक ऐसी लाइन है जो कि सही मायनों में सिर्फ बोलने की बात नहीं है। दैट इज ट्रू, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होगे, ये हमेशा सही रहने वाली है बात। ठीक है, सो टोटल 3 मंत्र है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, द मोर यू डू ऑल दिस 3, the higher is the chance that you will be succeeding in the examination. बात खत्म। ओके, तो चलो भाई, टॉपिक आज का क्या है? आज आपको मैं बताऊंगा कि भाई इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या थे जब देश आजाद हुआ, और उसके साथ में हम पढ़ेंगे कि जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो उस समय पार्टीशन के समय भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा बहुत वो देखेंगे। एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाला टॉपिक डिटेल में अगली क्लास में करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको टच करा के जाऊंगा कि ये टॉपिक एक्चुअल में है क्या। तो इस क्लास की हमेशा जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं ना, तो मैं शुरुआत करता हूं महात्मा गांधी ने जो 14 अगस्त 1947 को कोलकाता में बात की थी। भारत अभी तक आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को, लेकिन महात्मा गांधी ने 14 अगस्त को 1947 में यह कहा था कि टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन। कल हम अंग्रेजी डोमिनेशन के, जो हम स्लेव बने हुए थे ना, जो हम गुलाम बने हुए थे अंग्रेजों के, कल हम उससे मुक्त हो जाएंगे, कल हम उससे फ्री हो जाएंगे। बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन्ड, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी हो जाएगा। तो एक तरफ तो हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होंगे, उसकी हमें खुशी है बहुत ज्यादा, दूसरी तरफ भारत का जो बंटवारा होगा उसका हमें दुख है। ठीक है, सो टुमारो विल बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज मॉर्निंग, मतलब खुशी का भी और मातम का भी, दुख का भी, शोक का भी। ठीक है, तो एक तरफ खुशी, एक तरफ दुख, मिक्स्ड इमोशंस होगा। आप खुद इमेजिन करो, आप 1947 में हो, मेरी क्लास में आपको यह फील आ जाएगी कि आप 1947 में ही पहुंच गए। ठीक है, आप 1947 में हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो कि फाइनली हम आजाद हो गए, फाइनली जो इतने सालों से हम अंग्रेजों को हटाना चाह रहे थे वो हट गए, और अब ये हमारा देश है, अब ये हमारा खुद का देश है, आप बहुत खुश हो। बट आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान बनने जा रहा है, इंडिया के टुकड़े हो रहे हैं। कल तक जो लोग हमारे भारतीय कहलाते थे, अब वो लोग पाकिस्तानी कहलाएंगे, अब वो एक दूसरे देश के कहलाएंगे। आपके घर के बगल में रहने वाला आपका पड़ोसी हो सकता है कि वो दूसरे देश चले जाए, तो अब वो आपका पड़ोसी नहीं रहा। तो जस्ट इमेजिन वो सिचुएशन जिसमें आप खड़े हो, तो क्या फील आएगी? खुशी भी होगी, दुख भी होगा, एक उथल पुथल सी मन में मची होगी। और यही उथल पुथल महात्मा गांधी ने भी यहां पे इस कोट में क्लियर कट बताया है। इसी वजह से जब 15 अगस्त 1947 को हम आजादी का सेलिब्रेशन कर रहे थे ना दिल्ली में, तो महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे।
कमेंट्स में बताना कि उस समय महात्मा गांधी कहां थे, कौन सी जगह में थे। ठीक है, रीजन क्या था पता है? रीजन यही था कि उस समय महात्मा गांधी बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि बंटवारे की वजह से ना इतना वायलेंस हो रहा था, एक दूसरे को लोग मारे पड़े थे, लोग कट रहे थे, हिंदू मुस्लिम को मार रहा था, मुस्लिम हिंदू को मार रहा था। तो महात्मा गांधी बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का मंत्र ही रखा था नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, अहिंसा। वो हिंसा पे बिलीव ही नहीं करते थे। अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान भी उन्होंने कभी भी हिंसा को नहीं अपनाया। ठीक है, तो जब वो देख रहे थे ना कि भाई उनके ही देश के लोग आपस में एक दूसरे को जो भाई बोलते थे कल तक, आज वो मारने काटने पे आ गए, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा व्यथित हो गए थे कि नहीं यार, मैं ऐसा भारत तो नहीं चाहता था, और इस वजह से वो दिल्ली में सेलिब्रेट करने के लिए नहीं थे। ठीक है, तो जब इंडिया आजाद हुआ 1947, अब आजादी तो मिल गई, पार्टीशन साथ में आया हमारे। बहुत कोशिश की इंडियन लीडर्स ने, अल्टीमेटली इंडियन लीडर्स चाहते थे कि पार्टीशन ना हो, बंटवारा ना हो, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि अगर बंटवारा नहीं होता ना तो फिर भारत की आजादी भी और डिले हो जाती। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब ये दिखा कि नहीं यार, अब तो ये इनएविटेबल है, मतलब ये तो अब होके रहेगा, अब तुम इसको टाल नहीं सकते, तो फाइनली फिर झुकना पड़ा और पार्टीशन होके रहा। जब भारत को आजादी मिली तो हमारे सामने 3 मेजर चैलेंजेस थे जो इस चैप्टर में बताए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट चैलेंज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है, सेकंड चैप्टर में सेकंड चैलेंज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है, और थर्ड चैप्टर में थर्ड चैलेंज के बारे में डिटेल में बताया गया है। लेकिन ये तीनों चैलेंज क्या है ये हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। तो पहला चैलेंज था, the first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society। यानी कि पहला चैलेंज ये था, एक ऐसा भारत तैयार करना जो कि क्या हो, एकजुट हो, यूनाइटेड हो, लेकिन साथ में जो हमारे देश में डाइवर्सिटी है, हर 5 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती हैं। अगर आप इंडिया में जाओगे, आप यहां से आधा घंटे कहीं चले जाओ गाड़ी चला के, तो आपको दिखेगा कि यार ये जो लोग हैं ये तो कुछ और ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, इनका तो पहनना ओढ़ना अलग है। भारत में इतनी डाइवर्सिटी है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको एक नया कल्चर दिखता है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये जो डाइवर्स कल्चर है ना, जो हमारी खूबसूरती है, ये वैसी ही रहे। सरकार की कोई कोशिश ना हो कि सिर्फ इनके ऊपर कोई एक लैंग्वेज या एक कल्चर थोप दिया जाए। अब आप मुझे यह बताओ कि जो बंदा केरला में रहता है, मलयालम भाषा बोलता है, ठीक है, मलयालम भाषा बोलता है और अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करता है, उसके अपने कपड़े लत्ते पहनने के अलग हैं, अलग मतलब पोशाकें हैं, ठीक है, अलग फूड हैबिट्स हैं। अगर इस केरला के बंदे को दिल्ली में बैठी हुई सरकार, दिल्ली में बैठी हुई सरकार यह बोल दे कि भाई कल से तुम्हें हिंदी ही बोलना है, कल से तुम्हें नॉर्थ इंडियन ही खाना खाना है, और कल से तुम्हें नॉर्थ इंडियन ही पहनना है जो हम नॉर्थ इंडिया में पहनते हैं, तो इस बंदे को क्या फील होता? इस बंदे को यह फील होता कि भाई जो सरकार है वो मेरे ऊपर अपना कल्चर क्या कर रही है, इंपोज कर रही है, थोप रही है, जो कि गलत है। और हमारे लीडर्स भी ऐसा नहीं चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने कभी यह कोशिश नहीं की कि भाई सभी लोगों के ऊपर अपना कल्चर थोपा जाए। उन्होंने यह पूरा का पूरा ट्राई किया कि जो डाइवर्सिटी है वो बनी रहे, हर कोई अपने कल्चर को अपने हिसाब से फॉलो कर सके। तभी तो उसको फील होगा ना यार कि वो एक ऐसे देश में है जहां वो अपनी मर्जी से जी सकता है, जहां उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, जहां उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जैसा कि अंग्रेजों के समय था। ठीक है, उसके साथ ही साथ
उसके साथ ही साथ हमारे सामने यह भी चैलेंज था कि अब पाकिस्तान तो बन गया, पाकिस्तान तो बन गया, देश का एक हिस्सा तो टूट चुका है, और हिस्से देश के ना टूट जाएं। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, अब इस केस में अगर केरला वालों के ऊपर, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कल्चर इंपोज कर दिया जाता ऊपर से, तो धीरे धीरे यहां के लोग नाराज नहीं हो जाते और इंडिया से अलग होने की बातें नहीं करते? बिल्कुल करते। वो कहते हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम अपनी चीजें हम पे थोपते हो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे साथ, हम अलग रहेंगे, है ना? तो हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि देश यूनाइटेड और एकजुट रहे, देश का और कोई हिस्सा टूट के दूसरी जगह ना चला जाए। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज कि भाई अब और ना टूटे देश। सेकेंड चैलेंज वाज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। अब भाई अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत की जनता को लिमिटेड वोटिंग राइट्स थे, और वो भी कुछ साल पहले ही मिले थे। ठीक है, हर कोई वोट नहीं कर सकता था भारत में, भारत की जनता वोट नहीं कर सकती थी, जो आम जनता थी। लिमिटेड वोटिंग राइट्स थे कि भाई तू कितना पैसा कमाता है या उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, कितना पढ़ा लिखा है, वो उस बेसिस पे वोटिंग के राइट्स थे। तो ज्यादातर जो जनता थी वो तो वोट ही नहीं कर पाती थी, और इस वजह से उन्हें लगता था कि हमारा तो कोई देश में, हमारा तो कोई रोल है ही नहीं। तो इसीलिए सेकंड चैलेंज था डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, ताकि जनता, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, है ना? यानी कि लोगों की सरकार, आपकी और मेरी सरकार। तो आपकी और मेरी सरकार कैसे बनेगी? जब आप और मैं वोट करेंगे, और जब आपको और मुझे ये फील आएगा कि मैंने इसको वोट दिया था और ये पीएम बना है, ये प्रधानमंत्री बना है, तो मुझे लगेगा ना, अरे इसको तो मैंने प्रधानमंत्री बनाया है, मेरे वोट से प्रधानमंत्री बना है। तो ये जो एक फीलिंग आती है ना मन में कि हां मेरा भी योगदान है देश की सरकार बनाने में, दैट इज डेमोक्रेसी, दैट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सेकंड चैलेंज हमारे सामने यह था कि भाई इस डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली भारत में स्टैब्लिश कर देना। द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन। तीसरा चैलेंज हमारे सामने था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। चलो भाई देश को टुकड़े होने से बचा लिया, पहला चैलेंज पार कर लिया, डेमोक्रेसी भी ले आए, दूसरा चैलेंज भी पार कर लिया। ठीक है, लेकिन जनता के पेट में रोटी भी तो डालना है। अगर जनता भूखे रहेगी, जो कि देश में ऑलरेडी इस समय इतनी ज्यादा गरीबी थी, इतनी ज्यादा इलिटरेसी थी, 10 से 12% लोग पढ़े लिखे थे सिर्फ इतने बड़े भारत में। ठीक है, तो गरीब जनता थी बहुत ज्यादा, लोगों के पास खाने पीने के लिए प्रॉपर साधन नहीं थे, रोजगार नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में यह मेक श्योर करना जरूरी था कि भारत जो भी डेवलपमेंट करेगा, उसके जो फल आएंगे, जो उसका फायदा होगा, वो सब पे बटेगा, सबको मिले। ऐसा ना हो कि कुछ लोग सिर्फ खा जाएं और बाकी लोग बेचारे गरीब के गरीब रह जाएं। तो ये था हमारे सामने थर्ड चैलेंज। ठीक है, फर्स्ट चैलेंज कैसे पूरा हुआ वो आप इस चैप्टर में देखोगे। इन ब्रीफ आपको मैं यहां पे बता देता हूं। इंडिया में कुछ प्रिंसली स्टेट्स उस समय हुआ करते थे, जो आपका तीसरा टॉपिक था ना आज का, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सो मैं आपको यहां पे इस छोटे से मैप से बताता हूं। ये देखो आप, ये जो ब्लू कलर में है ये सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, और जो येलो में है ना ये ब्रिटिश इंडिया है। अब आप बोलोगे सर ये ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स मतलब क्या? था तो अल्टीमेटली पूरा ब्रिटिश के ही कंट्रोल में। बिल्कुल था, आपकी बात भी सही है। जो येलो पोर्शन है यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो डायरेक्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में था, और जो प्रिंसली स्टेट्स है ना वहां पे राजा रजवाड़े जो प्रिंस हुआ करते थे
जैसे हैदराबाद में निजाम था, ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे ग्वालियर में राजा था। तो इन प्रिंसली स्टेट्स के कंट्रोल जो थे वो इन राजाओं के हाथ में थे। आपके मन में आ रहा होगा तो सर इसका मतलब ये तो पहले से ही आजाद थे। नहीं, ये लोग आजाद नहीं थे, बस इतना था कि अब जैसे ग्वालियर का राजा है तो उसको इतनी छूट थी कि वो अपने ग्वालियर के एरिया में ना अपने हिसाब से फैसले ले सकता था। अल्टीमेटली उसके ऊपर अंग्रेज का ही फंदा था, ठीक है, अल्टीमेटली अंग्रेजी शासन का ही फंदा था, लेकिन इनको इतनी छूट दी गई थी कि भाई तुम अपने एरिया में अपने हिसाब से कर सकते हो। बदले में ये राजा लोग अंग्रेजी सरकार के खजाने में अच्छा खासा पैसा भी दिया करते थे, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने अपनी एक सेटिंग कर ली थी। तो अब भारत के सामने चैलेंज ये था कि ये जो इतने सारे प्रिंसली स्टेट है ना, टोटल 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे। ये आपको इस मैप में नहीं समझ में आएगा, ये आपको इस मैप में समझ में आएगा। देख लो आप, मतलब अगर आप ये देखो कि आज जो हमारे एक राज्य अगर इतना बड़ा है तो उस समय उस एक राज्य में छोटे छोटे कितने प्रिंसली स्टेट हुआ करते, ठीक है। तो इन सारे राज्यों को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहीं ये राज्य भारत से अलग ना हो जाए, कहीं ग्वालियर कोई अपना एक नया देश ना बन जाए, कहीं हैदराबाद कोई एक नया देश ना बन जाए, या कहीं पाकिस्तान के साथ ना चला जाए। तो हमारे लीडर्स के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था टू मेक श्योर कि भाई इंडिया इंटीग्रेटेड रहे और वो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो जैसे भारत का हिस्सा होने चाहिए वैसे ही रहे, ठीक है। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में कि भाई हमने इंटीग्रेट तो कर लिया इन प्रिंसली स्टेट्स को, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। तो फिर वो प्रिंसली स्टेट्स कैसे इंडिया का हिस्सा बने, वो सारी कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मैं आपको, आज पहली क्लास है इसलिए ब्रीफ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ये तो था पहले चैलेंज की बात। फिर जो दूसरा चैलेंज था ना, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। अब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कैसे होगी, जब आप इलेक्शन का पूरा प्रोसेस तैयार करोगे। और इलेक्शन का प्रोसेस कैसे तैयार होगा, जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाओगे, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, उसके बाद वोटर लिस्ट तैयार होगी, लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि वोट करना है, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी, लोग वोट करने जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर में सरकार बनेगी और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। तो ये था दूसरा चैलेंज जो हमने पूरा किया। और जो तीसरा चैलेंज था इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, उसके लिए हमने देश में प्लानिंग कमीशन बनाया, ठीक है, जिसके बारे में आप थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं बस ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन का काम था कि भाई 5 साल के प्लान्स बनाना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1952 में प्लान बना, तो वो प्लान 1957 तक चलेगा और उसमें सारा डिटेल में मेंशन होगा कि अगले 5 साल में हमें क्या क्या करना है। उसके बाद वो प्लान एक्सपायर हो जाएगा, फिर अगले 5 साल का दूसरा प्लान आएगा जो कि आने वाले 5 साल के लिए होगा। तो प्लानिंग सिस्टम में भारत की डेवलपमेंट की जर्नी शुरू हुई और ये वही प्लानिंग कमीशन है जो मोदी सरकार ने आके 2014 में खत्म किया और अब क्या है उसकी जगह नीति आयोग, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से आप इतना जान लो। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। नाउ पार्टीशन की चीज ऐसी थी कि हमें लगता तो है आज ये देख के कि हाँ यार ठीक है, मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए होंगे, हिंदूज इंडिया में रह गए होंगे और बहुत आसानी से पार्टीशन हो गया होगा कि भाई मुस्लिम वहां चले गए, हिंदू यहां चले गए, बहुत इजी। लेकिन एक सवाल पूछूंगा आपसे, सिर्फ एक सवाल, कि क्या सारे हिंदू इंडिया में है? क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं है? और क्या सारे मुस्लिम पाकिस्तान में है? क्या इंडिया में मुस्लिम नहीं है? तो इसका आंसर मत दो,
लेकिन अब इसके आंसर ने आपको सोचने में मजबूर कर दिया कि यार सर आप बोल तो सही रहे हो, मुस्लिम्स तो इंडिया में भी हैं और हिंदू तो पाकिस्तान में भी हैं, भले ही कम है लेकिन है। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि हर मुस्लिम नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जाए और हर हिंदू नहीं चाहता था कि वो हिंदुस्तान आए। कैसे? एग्जाम्पल लो, ये लाहौर है। अब लाहौर में ऐसा तो नहीं था ना कि 1947 के समय लाहौर में सिर्फ मुसलमान ही रहते थे, लाहौर में हिंदू रहते ही नहीं थे। क्यों नहीं रहेंगे भाई? लाहौर इंडिया था, इंडिया का हिस्सा था। जैसे दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान रहते थे तो लाहौर में भी हिंदू मुसलमान सब रहते थे। तो अब मान लो लाहौर का कोई एक सोसाइटी में ले लिया, यहां 10 हिंदू परिवार है, ठीक है, यहां 10 हिंदू परिवार हैं और 50 मुस्लिम परिवार हैं। अब इनको रातों रात यह बोल दिया गया कि आज से लाहौर इंडिया का हिस्सा नहीं है, लाहौर पाकिस्तान है। अच्छा, आपको यह जान के बड़ी हैरानी होगी कि जब भारत आजाद हुआ ना 15 अगस्त को, तब लोगों को पता नहीं था कि वो इंडिया में है या वो पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय प्रॉपरली डिवाइड चीजें हुई नहीं। ठीक है, लोगों को एकदम रातों रात बताया गया, आज बताया गया, बोला गया रातों रात देख लो भाई अपना ठिकाना, इसीलिए इतनी समस्या आई थी। तो अब लाहौर में फॉर एग्जाम्पल 50 मुस्लिम परिवार हैं, 10 हिंदू परिवार हैं। अब इनको रातों रात ये इंफॉर्मेशन मिल गई पुलिस द्वारा, ऑफिशियल्स अथॉरिटीज द्वारा, कि भाई लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो 10 हिंदू परिवार हैं, अब ये बेचारे कंफ्यूजन में आ गए कि हम क्या करें, क्योंकि हमारा तो पूरा का पूरा बचपन, हमारे बाप दादा सब यहीं रहे हैं, हमारा घर ही है, ये पूरा काम धंधा बिजनेस दुकानें सब यहीं उनकी सेट है। तो अब ये कंफ्यूजन में आ गए कि हम इसको छोड़ के दिल्ली चले जाएं या फिर हम यहीं रहें, क्योंकि अपना घर वर छोड़ के जाना इतना आसान होता है क्या? आज अगर आपको मैं बोल दूं कि आपका भाई, आप कहीं रहते हो, आपका पूरा घर है वहां पे, उस घर में आपके पूरा परिवार रहता है, ऊपर से आपके बच्चे यहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी दुकान है, आपका पूरा बिजनेस सेट है, और आपको बोल दे कि सब कुछ छोड़ के चले जाओ, क्या मन में बीतेगी? बताओ भाई, क्या मन में बीतेगी आपके? इमेजिन नहीं कर सकते आप। है ना? सो दैट इज द रीजन कि इन 10 हिंदू परिवारों के लिए यह डिसीजन लेना इतना इजी नहीं था, क्योंकि दो चीजें थी। इनको इस चीज का डर था कि अगर हम हिंदुस्तान नहीं गए और अगर हम यहीं रहने का फैसला करते हैं तो हम यहां माइनॉरिटी हो गए, क्योंकि यहां तो ज्यादातर मुसलमान रहेंगे, तो कहीं ये मुसलमान जो मेजॉरिटी है, कहीं ये हमारी जान ना ले ले, क्योंकि उस समय यही हो रहा था। जो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। जो हिंदुओं का एरिया था वहां मुस्लिम जाने से डर रहे थे, और जो मुस्लिम्स का एरिया था वहां हिंदू जाने से डर रहे थे। इतने सालों से जो आपका पड़ोसी था, ऑल ऑफ अ सडन वो आपका दुश्मन बन गया था, ऐसी स्थिति बन गई थी। तो अब इनके मन में दोनों चीजें थी कि अगर हम चले गए तो हमारा घर छूट जाएगा, हमारा सब कुछ यहां छोड़ना पड़ेगा, और अगर नहीं गए तो कहीं हमारी जान ना चले जाए। तो ऐसी स्थिति में इन 10 में से फॉर एग्जाम्पल 5 परिवारों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे दिल्ली, क्योंकि हमें हमारी जान प्यारी है भैया, यहां क्या भरोसा कि हम कल जिंदा रहें या ना रहें। और बाकी जो 5 थे उन्होंने सोचा कि हम हमारा कारोबार घर बार छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो इस वजह से
लाहौर में हिंदू परिवार भी रह गए जो डिसाइड नहीं कर पाए, और वैसे ही इंडिया में भी यही स्थिति हुई। तो हर मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि वो भी अपना घर बार आसानी से नहीं छोड़ पाया, और हर मुस्लिम नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। ठीक है, सो दैट इज द रीजन पार्टीशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज ऐसा नहीं था ना कि भाई जैसे अगर हम मान लेते हैं कि बहुत ही मतलब बेकार सा मैंने डायग्राम बना दिया है यहां पे, तो अगर हम यहां पे मान भी ले कि भाई, फिर से वैसा ही बनाया हालांकि, ये अगर हम देख लें कि चलो भाई ये एक देश है, ये भारत है, तो भारत में यहां भी हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, इधर भी हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, यहां भी हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, यहां भी और यहां भी, हर जगह हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं। तो आप डिवाइड कैसे करोगे? अगर ऐसा होता यहां हिंदू रहते हैं और यहां मुस्लिम रहते हैं, अगर भारत ऐसा बना होता तब तो बहुत इजीली आप बोल देते कि भाई ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। बट हमारी सोसाइटी तो हमेशा से ऐसी रही है ना कि भाई हर रिलीजन के, हर कास्ट के लोग सब साथ रहे हैं स्टार्टिंग से। सो ये डिफिकल्ट हो गया डिसाइड करना कि भाई पाकिस्तान कौन सा एरिया होगा। एंड फाइनली इन्होंने चुना कि जो वेस्टर्न पंजाब वाला हिस्सा है जो आज पाकिस्तान है, वहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम क्राउड है, तो उसे पाकिस्तान घोषित किया गया। और जो इधर में अपना बंगाल के पास जो आज बांग्लादेश वाला हिस्सा है, उसे पाकिस्तान घोषित किया गया, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेटेड मुस्लिम क्राउड ज्यादा थी। लेकिन अब वहां पे हिंदू भी थे, तो छोटे छोटे लेवल में चीजों को डिसाइड करके फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भैया अब जो हिंदू वहां रह गए, अब हर कोई तो यहां नहीं आ सकता। एंड दैट इज द रीजन पाकिस्तान में भी आपको हिंदू दिखेंगे और इंडिया में भी मुसलमान दिखेंगे। अगर आपके मन में ये कभी भी डाउट आया हो तो आज आपकी बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी पार्टीशन की? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया, कि भाई जहां पे सिर्फ मतलब मुसलमान ही रहते हैं तो चलो भाई आसानी से आपने बोल दिया कि ये पाकिस्तान। बट ऐसा था नहीं, है ना। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, जो अभी मैंने बता दिया ऑलरेडी। देखो जो ये लिखा हुआ है वो मेरी बात सुन लोगे तो वैसे ही समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं आके स्लाइड रीड करने वालों में से नहीं हूं। ठीक है, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, हर मुसलमान नहीं चाहता था, हर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता था। एग्जाम्पल किसका दिया गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। अब ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्हें सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटायर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, और ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस के अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। तो ये नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो, और ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई, और ये जो एरिया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस, वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। ठीक है, two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslim were in majority. ठीक है, तो भाई जिन दो एरिया को डिसाइड किया गया कि ये पाकिस्तान बनेंगे, पंजाब के और बंगाल के, वहां पे भी कुछ ऐसे हिस्से थे ना जहां पे हिंदू बहुत ज्यादा थे, तो ये भी एक समस्या थी। ठीक है, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को जहां पे हिंदू ज्यादा थे उसको इंडिया के पंजाब में शामिल किया गया, और उधर इंडिया के बंगाल में शामिल किया गया। तो इस तरीके से फाइनली छोटे छोटे लेवल में अल्टीमेटली डिवाइड हुआ। और फिर आखिरी जो प्रॉब्लम थी वो थी माइनॉरिटीज की, कि भाई अब इंडिया में जो मुसलमान रह गए और पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए, तो ये जो सरकारें आएंगी ये माइनॉरिटीज का ध्यान अच्छे से रखेंगी या कहीं माइनॉरिटीज को मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज का हश्र सही नहीं हुआ, लेकिन इंडिया में हमने पूरी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह क्लियर कर दिया कि हम एक सेक्युलर देश बनेंगे जिसका कोई रिलीजन नहीं होगा।
पाकिस्तान का नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम एक इस्लामिक देश हैं, एक मुस्लिम देश है। इंडिया का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया थोड़ी है। तो हमने ये क्लियर कहा कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, ये कोई हिंदू देश नहीं है, ये एक ऐसा देश है जहां पे हर धर्म को बराबर सम्मान, बराबर इज्जत, बराबर प्रेम मिलेगा, जहां पे हिंदू भी अच्छे से रहेगा और मुसलमान भी और सिख भी और ईसाई भी। ठीक है, तो हर रिलीजन का व्यक्ति भारत में अच्छे से रह सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स मोटे मोटे 4 प्रॉब्लम्स थे, 3 चैलेंजेस एंड 4 प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने थे व्हेन इट कम्स टू इंडियन नेशन बिल्डिंग, व्हेन इट कम्स टू पार्टीशन। क्योंकि पार्टीशन भी तो हमारी ही समस्या थी ना, पार्टीशन हो तो अल्टीमेटली हमारा ही रहा था ना। ठीक है, सो इट वॉज नॉट एट ऑल इजी। अब यहां पे एक वर्ड आपने देखा होगा, टू नेशन थ्योरी, और मैंने यहां पे क्या लिखा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान हु वाज नोन एज फ्रंटायर गांधी, ही वाज अपोज्ड टू द टू नेशन थ्योरी। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्या बला है भैया, टू नेशन थ्योरी क्या है? व्हाट इज टू नेशन थ्योरी? तो टू नेशन थ्योरी बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा ये सोच पैदा करने में कि पाकिस्तान बनाना है, ये उसकी सोच थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी का आइडिया फ्लोट किया, एंड अकॉर्डिंग टू दिस टू नेशन थ्योरी, इस टू नेशन थ्योरी के हिसाब से भारत में 2 तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदू एंड मुस्लिम्स। सो 2 टाइप ऑफ पीपल लिव इन इंडिया। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, सर व्हाट इज न्यू ऑन दैट? दैट वी ऑल नो, पता है सबको, हाँ हिंदू मुस्लिम रहते हैं। बट टू नेशन थ्योरी ने उसको एक लाइन और आगे बढ़ाया और उसने ये कहा कि 2 तरीके के जो लोग रहते हैं उनके 2 अलग अलग देश होने चाहिए, हिंदुओं का अलग, मुस्लिम्स का अलग। सो 2 राष्ट्र की थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। ठीक है, तो यही टू नेशन थ्योरी थी जो कि अल्टीमेटली जिम्मेदार थी पाकिस्तान के निर्माण के लिए, और फाइनली पाकिस्तान को बना के मानी। इस टू नेशन थ्योरी ने पाकिस्तान को बना के ही दम लिया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, ही वॉज टोटली अपोज्ड टू द टू नेशन थ्योरी। वो नहीं चाहते थे कि भैया ये कोई टू नेशन थ्योरी, उनको लगता था कि ये थ्योरी ही गलत है, और बहुत सारे लोगों को लगता था, इंडियन लीडर्स को भी लगता था कि ये थ्योरी गलत है, क्योंकि भारत में स्टार्टिंग से, शुरू से ही दोनों धर्म के लोग अच्छे से रहते आए हैं। और अल्टीमेटली जब आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, जब पाकिस्तान का आइडिया दूर दूर तक नहीं था मन में, उस समय, उसी समय अगर हम देखें तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस पार्टी हो, हम सबका एक ही तो एम था, अंग्रेजों से मुक्ति पाना। हम एक ही दुश्मन के खिलाफ दोनों लड़ रहे थे। लेकिन उस लड़ाई को लड़ते लड़ते पता नहीं हम दोनों एक दूसरे के ही दुश्मन कब बन गए। और उसमें भी बहुत बड़ा रोल था किसका? अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का। डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो अंग्रेजों ने, बचपन से आप सुनते आ ही रहे हो ना, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाने की विभाजनकारी रणनीति, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में है इसके बारे में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। लॉर्ड मिंटो जो थे वो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहलाते थे। तो वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी, बस थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। हालांकि ये यूपीएससी लेवल की चीजें हैं, बट वो आपको नहीं पढ़नी, बट बस इतना बता दे रहा हूं
कि अंग्रेजों ने ना सिस्टमैटिकली धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज कुछ इस तरीके से लानी शुरू कर दी कि भाई भारत में कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भावना आने लग गई कि हिंदू और मुस्लिम वाली जो एक फीलिंग है ना कि हम अलग अलग हैं, ये धीरे धीरे फीलिंग ग्रेजुअली माइंड में आने लग गई। कोई भी चीज होती है वो एक बार में नहीं होती। पाकिस्तान बना 1947 में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगले दिन एक दिन पहले कुछ हुआ था, 40 साल पहले कुछ हुआ था। ठीक है, कोई भी चीज एकदम से हो जाती है बट उसके पीछे जो रीजंस होते हैं ना वो बहुत सालों से चल रहे होते हैं, बहुत सालों से, और फाइनली किसी एक दिन धड़ाम से वो चीज होती है तो हमें लगता है अरे अचानक से हो गया ये। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, देखो आज पहली क्लास है तो मैं चाह रहा हूं कि आपको मतलब इन ब्रीफ हम सारी चीजों को टच कर लें ताकि इस चैप्टर का एक मोटा मोटा जो आइडिया है ना आपको अच्छे से लग जाए। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसी लगी आपको आज की क्लास और कौन सा ऐसा टॉपिक था या कौन सी ऐसी चीज थी जो मैंने बोली और आपको नहीं समझ में आई। ऐसी कोई भी अगर चीज हो प्लीज कमेंट्स में बताना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बताया मैंने आपको, प्रिंसली स्टेट्स क्या थे और उन्हें इंटीग्रेट करना जरूरी था ताकि हमारा जो पहला चैलेंज है कि देश और दूसरे हिस्सों में ना टूटे वो पूरा हो पाए। ठीक है, तो जब प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो रहा था तो सरकार ने अपने माइंड में टोटल 3 चीजें रखी थी। भारत की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में। इसी वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनकी लगी है ना, तो उन्हें एकता पुरुष क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने एकजुट किया था भारत को। ठीक है, फर्स्टली द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो सरकार को यह पता था कि भाई ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग हैं वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो जब जनता ही भारत का हिस्सा बनना चाहती है ना तो फिर ये प्रिंसली स्टेट्स के अगर जो राजा हैं, जो हेड हैं, अगर ये कुछ और भी चाहते हो तो फर्क नहीं पड़ता, सरकार ये क्लियर थी। सेकेंडली द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स एंड द आइडिया वॉज टू एकोमोडेट प्लुरैलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स। सरकार ने यह क्लियर कह दिया था कि अगर किसी प्रिंसली स्टेट को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कुछ स्पेशल अधिकार चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, तुम बस इंडिया का हिस्सा बन जाओ, बाकी हम सब देख लेंगे, तुम्हें जो चाहिए हम दे देंगे। सरकार किसी भी तरीके से एकदम कठोर नहीं थी कि नहीं ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। सरकार ने यह क्लियर कर दिया था भैया कि हम तुम्हें क्लियर कट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तुम बस इंडिया का हिस्सा बनो। ठीक है, thirdly in the backdrop of partition which brought into focus the contest over demarcation of boundary, the integration and consolidation has assumed significance importance। तो तीसरी चीज जो थी वो एकदम सिंपल है कि भाई जब पार्टीशन हुआ तो हमारे नेताओं को ये क्लियर था कि भैया एक हिस्सा तो टूट चुका है, बाउंड्री बन चुकी है, अब और बाउंड्री हमें नहीं बनवानी, और वो बाउंड्री तभी नहीं बनेगी जब ये प्रिंसली स्टेट एकजुट होके एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्री हैड अस्यूम्ड इंपॉर्टेंस। भाई देश की जो बाउंड्री है उसको इंटीग्रेट करना जरूरी था, क्योंकि क्या होता ना फिर, देखो इस मैप को देखो, अब आप यहां पे ये देखो, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, अभी तो ये एक राज्य हो गया, लेकिन उस समय ये सारे उसी राज्य के अंदर छोटे छोटे अलग अलग स्टेट थे जिन्हें प्रिंसली स्टेट कहते हैं। तो अगर ये एकजुट नहीं होते तो कितनी सारी बाउंड्रीज हो जाती इंडिया में, और इतनी सारी बाउंड्रीज होती तो कितना खतरा होता हमें, सिक्योरिटी के कितने लफड़े होते। एंड दैट इज द रीजन हम चाहते थे भाई कि ये जो बाउंड्रीज है ना इन्हें कंसोलिडेट किया जाए। आज आप देखो कि पाकिस्तान के साथ एक बॉर्डर है और उस एक बॉर्डर से भी पाकिस्तान
कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है भारत के लिए। तो अगर इतने सारे बॉर्डर्स होते तो कितनी परेशानियां होती, कितने इश्यूज होते, कितना खर्चा करना पड़ता सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कहां कहां जवान और मतलब आर्मी वालों को लगाना पड़ता, बहुत प्रॉब्लम्स होती। ठीक है, सो दैट इज द रीजन। आई होप आप सारी चीजें क्लियरली समझ रहे हो। इससे ज्यादा और आसान क्या होगा, है ना, इससे ज्यादा इजी और क्या होगा, सिंपल एज दैट। तो फाइनली ये चीजें हुई, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जैसे कि हैदराबाद हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, कश्मीर का तो इशू जग जाहिर है। तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो भारत का हिस्सा आसानी से बनने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। तो फाइनली कैसे उन्हें भारत के साथ जोड़ा गया, ठीक है, और इसमें अंग्रेजों ने एक स्पेशल नियम भी बनाया था। ठीक है, तो ये दो चीजें और तीसरा टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो रिवीजन बिल्कुल भी नहीं भूलना है किसी को, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया, रिवाइज। ठीक है, तो अगली क्लास में टॉपिक होगा हमारा प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन। तो उसमें हैदराबाद की, जूनागढ़ की, मणिपुर की कहानी थोड़ी सी खुद से पढ़ के आना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टॉपिक खुद से थोड़ा सा पढ़ के आना, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ओके, सो हमने क्या पढ़ा आज, देश के लिए चैलेंजेस तीन क्या क्या थे, और पार्टीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने मेजर तौर पे आई। ठीक है, तो बच्चों आज का ये सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। जो थर्ड क्लास होगी ना, उसमें हम एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपका ये टॉपिक होल एंड सोल अच्छे तरीके से कवर हो जाए। सो इन्हीं बातों के साथ आज का ये सेशन कर देते हैं हम समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आर्ट्स वाला यूट्यूब चैनल में बहुत मजा आ रहा होगा आप सभी को, और सारे के सारे फैकल्टीज अपनी जी जान लगा देंगे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और साथ ही साथ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताएं कैसी लगी आज की क्लास।